थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। तो कहते थे जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। फिर हम कहते थे इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। कि आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा, आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा, अब वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, और शिजरा बिखरने को है इस मोहब्बत की दुकान का, झूठी तसल्लियों से अब संभाला न जाएगा। अब तो इस नए संसद भवन के ऊपर बैठे, ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर हैं वो भी नई आभा से दिखाई लगने लगे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से विरोधी कोर्ट चले गए थे कि शेर कुछ ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए था कि शेर भी बिल्ली जैसे चाहिए थे, परंतु अब संसद भवन में एक ऐसा शेर बैठा है जिसकी वजह से अब किसी की भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं है, जो इस भाव में विश्वास करते हैं न विक्रमार्जितो सिंहस्य क्रियते मृगा विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। तो भारत की जो मृगेंद्रता है वो उठकर सामने आ रही है। परंतु मैं माननीय सभापति जी कहना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। 16 मई 2014 को जिस दिन इस देश में सरकार बदली, उस दिन जनादेश जो मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत में हमें मिला, वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं था, विचार बदलने के लिए था और व्यवस्था बदलने के लिए था। और इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा लंदन का संडे गार्डियन, जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी, उनके अखबार को कोट करता हूं। वो 18 मई 2014 को लिखता है अपने एडिटोरियल में, इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और आगे वो लिखता है 16 मई 2014, यानी वो दिन जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, शुड बी नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। और आगे वो कहता है कि उसका कारण यह है कि आजादी के बाद लंबे समय तक उन विचारों का शासन रहा जिनके ऊपर ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की विरासत का प्रभाव था, परंतु पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है। अटल जी के जमाने में पूर्ण सत्ता नहीं थी, हमारे हाथ में पूर्ण सत्ता आई है, जो अपने इंसेप्शन और इंस्पिरेशन दोनों में पूर्णता भारतीय है और ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई उसका मतलब नहीं है। और यह बदलाव वहां पे दिखा जब नीति आयोग बना। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने अपनी पहली जो बैठक की, उसमें कहा कि बहुत दिन भारत विदेश से आयातित आर्थिक विकास के मॉडल्स को लेता रहा। कभी हम रूस की कॉपी बनते रहे नेहरूवियन सोशलिज्म मॉडल में, तो कभी अमेरिका की कॉपी बने, मगर पहली बार नीति आयोग ने अपने रेजोल्यूशन में कहा कि नाउ वी विल नॉट बी बोरोइंग अपॉन एनी मॉडल फ्रॉम आउटसाइड, वी विल सर्च फ्रॉम ओरिजिनल भारतीय मॉडल। सभापति महोदय, ये 5 साल के बाद आने वाली सरकार का, जो दोबारा भी आने वाली है, सिर्फ 5 साल के बाद आने वाली सरकार का अभिभाषण नहीं था, उस कालखंड का अभिभाषण नहीं था, 500 साल के बाद आने वाले भगवान राम के आगमन के उस अलौकिक अनुभूति के कालखंड का भी था। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, देखिए इस देश में भगवान राम, उनके जीवन ने इस राष्ट्र और समाज को जो प्रेरित किया, वो राम मंदिर के समय में किस रूप में हुआ मैं बताना चाहता हूं। अगर भगवान राम का जन्म केवल इसलिए हुआ था कि रावण का वध करना था, तो अयोध्या के राजा के रूप में अयोध्या की सेना लेकर जाते, रावण को मार देते, परंतु उससे धर्म नहीं स्थापित होता। इसलिए पहले राजा राम को वनवासी राम बनना था, उसके बाद निषाद राज का सम्मान, उसके बाद माता शबरी का सम्मान, उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक, फिर बानर, रीछ, भालू अर्थात समाज के उन दूर के कोनों में खड़े हुए लोग जहां तक किसी की दृष्टि भी नहीं जाती थी, सबको संगठित किया और संगठित करके तब जाकर उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को उन्होंने परास्त किया, अर्थात समाज के हर वर्ग को सम्मान स्थान देकर तब जाकर राम का राज्याभिषेक हुआ था। और आज आप देखिए, चाहे 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है और 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले हैं, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में कवर मिला है, वो तो है, परंतु ये भी एक सुखद संयोग देखिए जो लोग हमसे कहने का प्रयास करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास जो 9 नवंबर 1989 को हुआ था, उसकी पहली ईंट जो पूरे शास्त्रीय विधान से हुआ था,
जिसको सम्रांगण सूत्रधार कहते हैं उस ग्रंथ के अनुसार। पर पहली ईंट बिहार के कामेश्वर चौपाल ने रखी थी, जो आप लोगों के अनुसार सो कॉल्ड लोअर कास्ट में आते हैं। हम किसी को हायर और लोअर कास्ट नहीं मानते। और फिर संयोग देखिए, जब जजमेंट आता है 2019 में, तो उस समय हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे, जो अनुसूचित जाति समाज से आते थे। और आज जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं। और उस प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य जजमान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। मुझे लगता है जो राम के काल में हुआ था, सबको सम्मान, सबको स्थान, सबको सत्ता में स्थान, वही राम मंदिर के काल में भी हो रहा है। परंतु एक फैक्ट मैं और यहां पे कहना चाहता हूं। कई बार हम लोग उस समय छात्र जीवन में थे और ये कहा जाता था कि साहब ये मंडल के जवाब में कमंडल आया था। तो मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं, ये पूरी तरीके से भ्रांति है। जो उस समय वीपी सिंह की सरकार मंडल लेके आई थी, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं था। हमारा आंदोलन 1984 से चल रहा था, 86 में ताला खुल गया था, 9 नवंबर 89 को शिलान्यास हो गया था। आज मैं सारे प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, मंडल कमीशन किस दिन लागू हुआ? 7 अगस्त 1990। सिर्फ 8 दिन बाद 15 अगस्त था। इतना बड़ा निर्णय जो उस सरकार ने आकर 8 महीने तक नहीं लिया, जो 8 घंटे में होने वाला निर्णय था, क्यों 15 अगस्त को नहीं हो सकता था? मैं बताता हूं उसका कारण बहुत स्पष्ट रूप से। के राजा कुरुप्पु स्वामी की किताब में श्री स्वर्गीय शरद यादव जी ने लिखा कि वीपी सिंह से उनकी बात हुई और वीपी सिंह ने कहा कि मैं 15 अगस्त को इसको ऐतिहासिक अनाउंस करना चाहता हूं, मगर क्या करें, 9 अगस्त को देवीलाल जी की रैली थी और उन्हें इस बात का डर था कि देवीलाल जी की रैली के बाद जनता दल में विभाजन न हो जाए, बहुत से नेता न चले जाएं। उन्हें इस बात का डर था कि शरद यादव जी भी चले जाएंगे। उस समय कृषक वर्ग में बहुत सी ऐसी जातियां थी जो आज ओबीसी में हैं, उस समय नहीं थी। तो देवीलाल जी की रैली 9 अगस्त को थी, इसलिए 7 अगस्त को करना पड़ा। अर्थात उनका मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय, समाज के वर्गों के लिए उत्थान नहीं था, अपनी पार्टी के अंदरूनी समीकरण और उस राजनीति को साधना था। क्योंकि उद्देश्य पवित्र नहीं था, इसलिए न वो पार्टी बची, न उन नेता को सम्मान मिला। जबकि इसके ठीक विपरीत अगर देखें तो हमने ईमानदारी से उस वर्ग के सभी नेताओं को, जैसे श्री कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, विनय कटियार जी, नरेंद्र मोदी जी, ये सब तो मंडल के राह से पहले ही के दौर में आ गए थे। और उसके बाद अगर आज हम देखें तो जो लोग आज हमसे कहते हैं पिछड़े वर्ग की बात, तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी पट्टी में हमने 5 मुख्यमंत्री बनाए। कल्याण सिंह जी मध्य प्रदेश में, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी, मोहन यादव जी। और हमने 8 डिप्टी सीएम बनाए। केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश में, सुशील मोदी जी यहाँ सदन में हैं, तारकेश्वर जी, रेणुका देवी जी, और हमने अभी अरुण साव जी छत्तीसगढ़ में, सम्राट चौधरी जी बिहार में। 8 और 5 13, और यदि प्रधानमंत्री जी को मिला लें तो 14। उस वर्ग के 14 लोग हमने बनाए, इसमें 11 लोग अलग अलग जातियों के हैं। ये होता है सबका साथ सबका विकास। और जो लोग आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अपने परिवार के अलावा एक योग्य व्यक्ति उन्हें नहीं मिलता है। जिस दिन सत्ता देने की बात आती है तो वर्ग तो छोड़िए, अपनी जाति में भी एक योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है। केवल अपने परिवार को सब कुछ चाहिए, यानी जाति का चूरन देना है, परिवार को संपूर्ण सत्ता पूरन लेना है। ये उनका उद्देश्य, और हमारी सोच इस मामले में बिल्कुल अलग रहती थी। अब यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा। राम मंदिर के उद्घाटन के समय एक और बात कही गई। हमारे बहुत से लोग कहते हैं इसमें सीता जी का नाम नहीं लिया गया। भाई मैं बताना चाहता हूं, अरे आप लोग थोड़ा सा सहज बुद्धि का प्रयोग करिए। ये तो राम जन्मभूमि है, ये तो रामलला है। विराजमान विवाह 5 वर्ष के हैं। जहां राजा राम होंगे तो वहां सीता भी आएंगी। अभी तो रामलला ही है, तो जय श्री राम ही होगा। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता भी होती है जब वो ये बात कहते हैं कि सीता जी का नाम होना चाहिए। तो मुझे ध्यान आता है कि दुनिया में कोई दूसरी संस्कृति नहीं है जो ईश्वर में स्त्री तत्व को स्थान देती हो। सिर्फ हमारी संस्कृति है। हम सीताराम भी कहते हैं, राधे श्याम भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं, गौरी शंकर भी कहते हैं। और जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो हम दोनों को याद करते थे। सभापति जी, मैं बालक के रूप में गया था उस रैली में, मुझे आज तक याद है। और आज आप देखिए वो सौगंध पूर्ण हुई। उसकी शुरुआत माननीय अडवाणी जी के समय में हुई थी और संपूर्ण मोदी जी ने उसे करने का कार्य किया है। अब
मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक थोड़े इस विषय के ऊपर। माननीय खड़गे जी ने कल एक विषय कहा था कि साइंटिफिक होने की बात करनी चाहिए। जब हम साइंटिफिक की बात करते हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना है ना, उसमें एक बड़ा साइंटिफिक एंगल आया है। वो क्या है कि रामनवमी के दिन उनके मस्तक के ऊपर सूर्य तिलक होगा। अब इसके लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? जो प्लैनेटरी पोजीशन थी कि अर्थ का जो एंगल होगा सूर्य के साथ उस पर्टिकुलर दिन कैसे होगा, तो इसमें 3 इंस्टीट्यूट ने काम किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर ने, जिसने उस पूरे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन को सटीक ढंग से किया है। दूसरा है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, जिसने कि उसकी व्यवस्था बनाने का काम किया। और तीसरी एक प्राइवेट कंपनी है जिसने वो कॉन्वेक्स लेंसेस के थ्रू कैसे वो अंदर आएगा और ठीक उसी बिंदु के ऊपर उस दिन केंद्रित होगा, ये व्यवस्था की है। मगर मैं अपने विरोधियों को बताना चाहता हूं, आज तो एस्ट्रोफिजिक्स का इंस्टीट्यूट है, आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, मगर यही तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी था। यही तो अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में वेद नारायण मंदिर है, उसमें भगवान के चरणों के ऊपर पड़ती हैं। कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है महाराष्ट्र में, उसमें 3 दिन के लिए इक्विनॉक्सेस आते हैं तो देवी के मस्तक से लेकर चरणों तक चले जाते हैं। कर्नाटक के श्रृंगेरी में जो मंदिर है उसमें 12 महीनों में अलग अलग सूर्य की गति पड़ती है। पूछिए साहब, अगर विज्ञान नहीं था तो उस जमाने में इतना सटीक कैलकुलेशन कैसे हुआ जो आज इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स के बाद होने की बात आई है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसके लिए हमें इस विचार पे धर्म और संस्कृति के साथ इस विज्ञान पर भी गर्व करना चाहिए। वैसे मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इसमें विज्ञान का एक और गहरा, आप सबको ध्यान हो कि उसमें 84 सेकंड का मुहूर्त था, पर वो शुरू कहां से होता है? अगर आपने कभी भी उसको सुना हो, लोग को तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्धे, द्वितीय परार्ध ब्रह्मा की आयु मतलब 155 ट्रिलियन ईयर्स। वैसे बिग बैंग थ्योरी कहती है कि 14 बिलियन ईयर पहले दुनिया बनी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो नई फाइंडिंग की है उसमें बहुत सी गैलेक्सीज ऐसी आई हैं जो 14 बिलियन से आगे की आ रही हैं। तो नाउ दैट थ्योरी हैज बिकम डिबेटेबल। फिर वहां से आते हैं श्वेत वाराह कल्प यानी 1.97 बिलियन ईयर्स, फिर आते हैं वैवस्वत मनवंतरे, फिर आते हैं कलयुग यानी 5125 ईयर्स, फिर आते हैं विक्रम संवत में 2081 साल, फिर आते हैं वर्ष में, वर्ष के भाग में, उत्तरायण सूर्य में, फिर आते हैं महीने में, और उसके बाद वार नक्षत्र होते हुए 84 सेकंड तक। मैं कहना चाहता हूं ये भारत की सनातन यात्रा है जो 155 ट्रिलियन ईयर से लेकर सटीक कैलकुलेशन 84 सेकंड तक का करती है। मुझे लगता है दुनिया में कोई धर्म संस्कृति ऐसी नहीं होगी जो इस प्रकार का करने की क्षमता रखती हो, वो सिर्फ हमारे यहाँ। मगर उसके बाद भी माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कुछ लोगों को, और इस बारे में दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सैगन, जिसने फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट वॉयेजर जो सोलर सिस्टम के बाहर गया है उसका जो मैसेज है कंपोज किया है, उसने लिखा है, उसका वीडियो कोई जाके चेक कर सकता है, नाउ ओनली द एंशिएंट कैलकुलेशन ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन, कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन। मगर एक बात मैं यहां पे राजनीतिक भी कहना चाहता हूं। मान्यवर बहुत से लोग कहते थे कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं है, मगर मैं कहना चाहूंगा उन सारे लोगों को देख लेना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की है, इसका मुहूर्त कैसा था, जरा इस पे विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि वो जहां से चले हैं, पहले वो चले असम से तो देवड़ा साहब मुंबई में अलग हो गए, वो बंगाल की तरफ उठे तो ममता दीदी ने अलग स्टैंड ले लिया, उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने अलग स्टैंड ले लिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग हो गई, बिहार पहुंचे तो गठबंधन ही पलट गया, आज वो रांची में है। साहब सरकार तो बच गई पर वहां भी मुख्यमंत्री चला गया। तो जरा विचार करना चाहिए उन लोगों को कि उन्होंने ये कौन से मुहूर्त में काम शुरू किया है। परंतु उसके उपरांत जिस ढंग से इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, तो उसके लिए जो हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा। और यह भी एक संयोग देखिए कि कल माननीय खड़गे जी के मुंह से निकल गया था 400 पार, और शाम को दीदी ने कह दिया कांग्रेस को तो 40 की दरकार। मतलब आप ये सोचिए कि यहां पे विषय आया 400 पार, वहां आया 40 की दरकार, और गठबंधन में मची हुई है ऐसी मारा मार कि
प्लीज प्रमोद जी, मान्यवर, प्रमोद जी प्लीज। आज नासिर हुसैन जी, गठबंधन के अंदर जिस प्रकार की मारामार है, तो मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन के लोगों के दिल में तो ये विचार आ रहा आपको होगा, मौका आएगा, बोलिएगा प्लीज। कि ये रश के जन्नत मुझे कोई आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आपको मौका आएगा तो आप बोलिएगा। अच्छा चलिए, ममता दीदी ने तो कहा ना 40 की दरकार, इसमें तो कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है कि 40 भी नहीं मिलेंगी। तो महोदय, मैं कहना चाहता हूं, आज जिस ढंग की गठबंधन में मारामार हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद वो गठबंधन के सदस्य लोग कह रहे होंगे कि ये रश के जन्नत मुझे अब रास आती नहीं, मैं तो जहन्नुम में ही खुश था, है मेरे परवरदिगार। और एक बिंदु मैं और कहना चाहता हूं, बहुत गंभीरता से आज हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि साहब वो SC ST OBC के आरक्षण को लेकर, उनकी जनगणना को लेकर बहुत कंसर्न है, उनके मन में बड़ी वेदना है। तो मैं पूछना चाहता हूं, यदि उस आरक्षण के लिए इतनी वेदना है, चाहे वास्तविकता में वेदना है या वोट के तराजू पर तौल कर सियासत के माहौल को खोल कर तब देखा जाता है कि किस आरक्षण का कब इस्तेमाल करना है। अगर ये सच था, तो क्या ये सच नहीं है कि इन्हीं लोगों के शासनकाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से SC ST OBC का आरक्षण समाप्त हो गया, कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया। 81 में फिर इंदिरा जी की सरकार लाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर क्वैश कर दिया, 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार फिर लेके आई। कहां चला गया, कहां चला गया? इसलिए कि वोट बैंक पे तौला जाता है कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है, फिर उसके लिए बोला जाता है। जामिया में खत्म, जम्मू कश्मीर में SC ST OBC का आरक्षण नहीं, क्यों नहीं? और मैं बताना चाहता हूं, जो लोग आज कहते हैं समाज के उन वर्गों के लिए, जम्मू कश्मीर इस देश का एक ऐसा इकलौता राज्य था जहां वाल्मीकि समाज के प्रतिभाशाली बच्चे चाहे कितना भी पढ़ जाएं, सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकते थे। जब 370 हटी है, उसके बाद वो बराबरी मिली है। आप इस सीमा तक दबा के रखते थे, और हमने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। यह दर्शाता है मोदी जी की सोच और आपकी सोच में कितना बड़ा अंतर है। और फिर इतना ही नहीं है माननीय सभापति महोदय, बाकी तो छोड़ दीजिए, ये लोग तो अगर इनके नेता के घर पर भी अटैक हो जाए और लगे कि वो दूसरा वाला वोट बैंक ज्यादा तगड़ा, चुप्पी साध लेते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के एक MLA थे, 2018 या 20 की बात है, अखंड श्रीनिवास मूर्ति अनुसूचित जाति के थे, उनके घर पर अटैक हो गया और अटैक करने वाले लोग जला के फूंक दिए। उसके बाद भी लोग शांत रहे, उन लोगों को बेल भी मिल गई, वो बेचारे सुप्रीम कोर्ट गए बेल क्लैश कराने, अब तो खैर पार्टी भी छोड़ के चले गए। तो ये तो वो है कि वोट बैंक की सियासत के लिए अगर घर फूंक तमाशा देखना हो तो वो भी देखने के लिए तैयार रहते हैं, इनको उसमें भी किसी भी प्रकार की। और फिर मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, वो कौन था ये बताइए। अगर इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने, मान्यवर सभापति जी, कोई बात अगर इस देश में बोले, मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में किस प्रधानमंत्री ने कहा था मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया? आपने तो नहीं कहा SC ST OBC और गरीब का होना चाहिए। हमारे मोदी जी ने कहा गरीब का पहला हक है, वंचित का पहला हक है, किसान का पहला हक है, महिला का पहला हक है। यह दिखाता है कि आपकी हकीकत क्या थी, दिल में क्या है और सामने क्या है। फिर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये हकीकत जो बोली थी मनमोहन सिंह जी ने, ऐसे ही नहीं थी। कर्नाटक की सरकार ने एक आदेश निकाला है, जिस समय चुनाव लड़े थे तो कहा था कि हम सबको जैसे 2000-3000 की जिस प्रकार की छूट देंगे, चुनाव में आ गए। फिर आदेश निकाला कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग 4 व्हीलर खरीदना चाहेंगे तो सरकार 50% पे करेगी। यानी अगर 4 लाख का होगा तो 2 लाख पे करेगी, 6 लाख का होगा तो 3 लाख पे करेगी। यह है असलियत। एक वोट बैंक के लिए 2 और 3 हजार और दूसरे के लिए 3 लाख। मान्यवर, इसलिए जो पहले था वही आज भी है। और फिर मैं और बताना चाहता हूं, आपस में बात ना करें। हमारे पश्चिम बंगाल के लोग, माननीय सभापति जी, अभी पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल की सरकार को तलब किया है। किस बात के लिए तलब किया है? क्योंकि उन्होंने 81 जातियों को जोड़ा OBC में और उसमें 73 मुस्लिम थे। पिछड़े वर्ग आयोग ने पूछा ये कैसे हुआ? साहब अभी तक उसका सही जवाब नहीं दे पाए। और मोस्ट बैकवर्ड के लिए
उन्होंने 87 जातियों की रिकमेंडेशन की, उसमें 80 मुस्लिम थी। पिछड़े वर्ग आयोग ने पूछा है और मेरी जानकारी के अनुसार 8 फरवरी को उनके चीफ सेक्रेटरी को, वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया हुआ है। यह मैं देश के सामने रखना चाहता हूं, यह है असली हकीकत। ऊपर से खाने के दांत और दिखाने के दांत और है। इसलिए हम ईमानदारी के साथ, पूरी संवेदना के साथ, हम समाज के सभी वर्गों में किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बगैर ईमानदारी से उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। और ये वैसे विचार हमारे मित्र लोग अन्यथा न लें, ये उन लोगों की आदत, माननीय सभापति महोदय, पुरानी है। अगर इन लोगों को कोई आपत्ति हो तो मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को जालंधर में अपने भाषण में कहा था, और किसी को समस्या हो तो डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन 2014, उसके वॉल्यूम 17 और पार्ट 3 में वो पूरा भाषण है, जिसमें वो बड़े दुख के साथ कहते हैं कि नेहरू जी को माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रति कुछ बहुत ज्यादा लगाव है और इसलिए वो दलितों के हितों की अनदेखी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात के विरोध में नहीं हूं कि मुस्लिमों को नहीं मिलना चाहिए, परंतु दलितों की कीमत पर मिले, मुझे इस बात का बहुत दुख है। और मैं उनका वर्ड कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नेहरू जी पिछले 20 साल से इस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। उन्होंने 2000 से अधिक भाषण दिए होंगे और उसमें उन्होंने अनेक बार मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारी बातें कही हैं, मगर दलितों के लिए उनको वो देखने को नहीं मिलता। और उनका जो वर्ड है कि मैं मुस्लिमों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ये मेरा विचार है, परंतु मुस्लिमों को दलितों की कीमत के ऊपर आनंद करवाया जाए, यह मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि दलितों को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। ये डॉक्टर अंबेडकर के स्पीचेस में लिखा हुआ है। और आज कितने संयोग की बात थी कि जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, तो आपको ध्यान है, शायद हमारे बहुत से लोगों ने ध्यान हो तो मैं बता दूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री राम लला प्रकट हुए थे, तो उसकी सबसे पहली गवाही किसने दी है? यानी जो लाइट दिखी थी वो बताई थी एक यूपी पुलिस का सिपाही था, अब्दुल बरकत। अब्दुल बरकत ने यह गवाही दी है कि उसे दिव्य रोशनी दिखाई पड़ी और उसके बाद जब वो दिव्य रोशनी हटी तो वहां श्री राम लला विराजमान थे। और जो पैरोकार था इकबाल अंसारी बाबरी पक्ष का, देखिए उसको भी इनवाइट किया गया और वो आ भी गया। अब्दुल बरकत को रोशनी दिख गई मगर इनको रोशनी अभी तक नहीं दिखी। इकबाल अंसारी जो था वो आ गया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, उसका तो इकबाल बुलंद हो गया, इनका इकबाल नहीं बुलंद हो पाया, जमींदोज रह गया। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये किस आधार के ऊपर ये निर्णय लेते हैं। वैसे इसमें भी इनको कोई नई बात नहीं है मान्यवर, ये इनकी समस्या पुरानी है। 24 अप्रैल 1951 को पंडित नेहरू जी ने जाम साहब दिग्विजय सिंह, जो सौराष्ट्र के राज्य प्रमुख थे, लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ टुडे, उनको लेटर लिखा था सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पे कि मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे इस बात का बहुत कष्ट है कि हमारे कुछ मंत्रिमंडल के सहयोगी जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आई एम ट्रबल्ड बाय दिस रिवाइवलिज्म, ये वर्ड है, यानी मैं इस पुनरुत्थान से बहुत दुखी और समस्या में हूं। मगर साहब हुई है वही जो राम रचि राखा, जो होना था वो हो गया। और मगर यह दर्शाता है कि जो आज की यह प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति गांधी जी की नहीं थी। गांधी इस देश की धर्म संस्कृति को मानते थे, नेहरू जी की सोच अलग थी,